everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to start the third chapter of class 11 history book, that is an empire across 3 continents. So सबसे पहले हम इस चैप्टर के नेम को अच्छे से समझते हैं. So empire का मतलब होता है साम्राज्य, यानी कि जब डिफरेंट इंडिविजुअल नेशन, डिफरेंट इंडिविजुअल टेरिटरी को एक ही पर्टिकुलर रूलर, एक ही पर्टिकुलर एम्पायर कंट्रोल करता है, देन उन सारे ग्रुप्स ऑफ टेरिटरी को हम एम्पायर बोलते हैं. सो इस चैप्टर में हम एक ऐसे ही एम्पायर, एक ऐसे ही साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था. सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो रोमन एम्पायर ही वो एम्पायर था जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था. So now let's start this chapter with the introduction of this chapter. So the Roman Empire covered a vast stretch of territory. यानी कि रोमन एम्पायर एक बहुत ही वास्ट, एक बहुत ही लार्ज टेरिटरी को इंक्लूड करता था, एक बहुत ही लार्ज एरिया ऑफ लैंड को इंक्लूड करता था. सो अब हम जानेंगे कि रोमन एम्पायर किन 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था. सो इट इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ यूरोप as we know it today. सो आज के टाइम पीरियड में जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, सो यूरोप कॉन्टिनेंट का ज़्यादातर हिस्सा रोमन एम्पायर इंक्लूड करता था. सो बेसिकली आप मैप में देखेंगे यूरोप का जो सदर्न हिस्सा है, सो पूरे सदर्न हिस्से को रोमन एम्पायर इंक्लूड करता था. यूरोप के अलावा अ लार्ज पार्ट ऑफ द फर्टाइल क्रीसेंट. सो आप पिक्चर में देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है बेसिकली वेस्ट एशिया में. सो उस ग्रीन कलर के पार्ट को फर्टाइल क्रीसेंट कहा जाता है. सो फर्टाइल क्रीसेंट का भी एक लार्जर पार्ट यानी कि वेस्ट एशिया को भी रोमन एम्पायर इंक्लूड करता था. एंड वेस्ट एशिया के अलावा नॉर्थ अफ्रीका के एरिया को भी रोमन एम्पायर इंक्लूड करता था. सो आई थिंक अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि रोमन एम्पायर किन 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था. सो बेसिकली रोमन एम्पायर साउथ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया इन 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था. सो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स. सो बेसिकली इस चैप्टर में रोमन एम्पायर के बारे में ही फोकस किया गया है. हम इस चैप्टर में रोमन एम्पायर को बहुत ही डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे द वे दिस एम्पायर वाज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि किस तरीके से ये जो एम्पायर था रोमन एम्पायर, इसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, इसको संगठित किया गया था. साथ ही हम देखेंगे द पॉलिटिकल फोर्सेस दैट शेप्ड इट्स डेस्टिनी, यानी कि कौन कौन से वो पॉलिटिकल फोर्सेस थे जिन पॉलिटिकल फोर्सेस के द्वारा इस एम्पायर का जो डेस्टिनी यानी कि इस एम्पायर का जो फेट था वो डिसाइड किया गया था. साथ ही हम इस चैप्टर में कुछ सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे जिन सारे सोशल ग्रुप्स में इस एम्पायर के जो लोग थे वो डिवाइडेड थे. साथ ही हम लोग इस चैप्टर में इस एम्पायर के लोकल कल्चर एंड इस एम्पायर के लोकल लैंग्वेजेस के बारे में भी जानेंगे. सो इन सब के साथ साथ हम इस एम्पायर के एक पॉजिटिव फीचर के बारे में भी जानेंगे. सो बेसिकली इस एम्पायर में ओमन का जो लीगल पोजीशन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था एज कंपेयर टू मेनी कंट्रीज टुडे. यानी कि आज के टाइम पीरियड में भी अगर आप बहुत सारे कंट्रीज में देखेंगे, देन बहुत सारे कंट्रीज में ओमन का जो लीगल पोजीशन है वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है. बट उस टाइम पीरियड में, रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड में, ओमन का जो लीगल पोजीशन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था. यानी कि ओमन एक अच्छे लीगल पोजीशन को एंजॉय करते थे. सो इस पॉजिटिव फीचर के साथ साथ हम इस एम्पायर के एक नेगेटिव फीचर के बारे में भी जानेंगे. सो बेसिकली इस एम्पायर का जो ज़्यादातर इकोनॉमी था वो स्लेव लेबर के थ्रू ही रन होता था. एंड इन लोगों को फ्रीडम से भी डिनाई यानी कि फ्रीडम से भी वंचित किया जाता था, इन लोगों को फ्रीडम नहीं दिया जाता था. सो आई होप दैट आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा. सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग रोमन एम्पायर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पैरा ऑफ द इंट्रोडक्शन. सो सेकेंड पैरा में बेसिकली हम सोर्सेस के बारे में जानेंगे. सोर्सेस यानी कि एविडेंस. सो इस चैप्टर में जितना कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रखा है अबाउट द रोमन एम्पायर, सो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है आखिर इसका सोर्स क्या है,
क्या वो एविडेंस है जिन एविडेंस के थ्रू हमें रोमन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो अब रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड का कोई व्यक्ति आके तो हमें बोलेगा नहीं कि उस टाइम पीरियड में ऐसा ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था, ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था। हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस है, हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेस है जिन सारे सोर्सेस के थ्रू ही हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, रोमन एम्पायर के इतिहास के बारे में पता लगता है। सो बेसिकली इस पैरा में हम लोग उन्हीं सारे सोर्सेस, उन्हीं सारे एविडेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन सारे एविडेंस से हमें रोमन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो बेसिकली जो रोमन हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस से यहाँ पे मतलब है वे लोग जो कि हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जो कि आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं हिस्ट्री को लेकर। सो बेसिकली रोम के जो हिस्टोरियंस थे उनके पास रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेस है, यानी कि उनके पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है जिसके थ्रू उन्हें रोमन एम्पायर के बारे में, रोमन एम्पायर के इतिहास को लेकर, रोमन एम्पायर के हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो रोमन हिस्टोरियंस ने उन सारे सोर्सेस को बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। सो पहला है टैक्स, दूसरा है डॉक्यूमेंट्स एंड तीसरा है मैटेरियल रिमेन्स। सो अब हम 1 बाय 1 करके इन तीनों सोर्सेस को बहुत ही डिटेल वे में समझते हैं। सो पहला है टेक्सुअल सोर्सेस। सो टेक्सुअल का मतलब ही होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू द रिटन टैक्स। सो बेसिकली टेक्सुअल सोर्सेज में हम उन सारे सोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन सारे सोर्सेज में कुछ ना कुछ लिखा गया है। सो बेसिकली इट इंक्लूड हिस्ट्रीज ऑफ द पीरियड रिटन बाय कॉन्टेम्पोररीज। सो सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्टेम्पोररीज किन लोगों को कहा जाता है। सो बेसिकली कॉन्टेम्पोररी पीपल उन लोगों को कहा जाता है जो कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मौजूद थे, यानी कि जिस टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था। सो उस टाइम पीरियड में रहने वाले जो लोग थे उन्हीं को कॉन्टेम्पोररी पीपल कहा जाता है। सो उस टाइम पीरियड के लोग रोमन एम्पायर के पॉलिटी, रोमन एम्पायर के इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में लिखा करते थे। सो उन लोगों के द्वारा रोमन एम्पायर के बारे में जो भी हिस्ट्रीज लिखा गया है, सो उन हिस्ट्रीज के द्वारा हमें रोमन एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो इन हिस्ट्रीज को बेसिकली एनल्स कहा जाता था। सो एनल्स का मतलब होता है रिकॉर्डेड इवेंट्स ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल के टाइम पीरियड के दौरान जो कुछ भी इवेंट्स हुआ है उसका जो रिकॉर्ड रखता है उसी को एनल्स कहा जाता है। सो ये जो कॉन्टेम्पररी पीपल थे ये लोग बेसिकली ईयर बाय ईयर के बेसिस पे, यानी कि एक साल के बेसिस पे हिस्ट्रीज को लिखा करते थे। सो इसीलिए इस हिस्ट्रीज को एनल्स भी कहा जाता था। सो अब हम टेक्सुअल सोर्सेस के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सो पहला एग्जाम्पल है लेटर्स। लेटर्स यानी कि पत्र। सो रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड के जो लोग थे वे लोग एक दूसरे को जो पत्र दिया करते थे, जो लेटर्स एक्सचेंज किया करते थे, सो उन सारे लेटर्स के द्वारा भी हमें रोमन एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो लेटर्स के अलावा दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है स्पीचेस। स्पीचेस यानी कि भाषण। सो रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड में अगर किसी व्यक्ति ने कुछ स्पीच दिया होगा, कुछ भाषण दिया होगा, जिस भाषण को दूसरे किसी व्यक्ति ने लिख डाला होगा, सो उन सारी स्पीचेस से भी हमें रोमन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। लेटर्स एंड स्पीचेस के अलावा तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है सरमॉन्स। सरमॉन्स का मतलब होता है धार्मिक उपदेश। धार्मिक उपदेश यानी कि जब कोई व्यक्ति रिलीजन के ऊपर कुछ उपदेश देता है उसको सरमॉन कहा जाता है। सो उस टाइम पीरियड के लोगों ने जो कुछ भी धार्मिक उपदेश दिए थे, सो उन सारे धार्मिक उपदेश को भी लिखा गया था। सो उन सारे सरमॉन्स के द्वारा भी हमें रोमन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। इसके अलावा जो चौथा एग्जाम्पल है वो है लॉस, यानी कि रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड में जो कुछ भी लॉज बनाए गए थे, जो कुछ भी नियम कानून बनाए गए थे, वो भी रिटन वे में था, रिटन फॉर्म में था। सो उन सारे लॉज के द्वारा भी हमें रोमन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो आई होप कि आपको पहला जो ग्रुप ऑफ सोर्सेस है टेक्सुअल सोर्सेस, वो बहुत ही अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे ग्रुप ऑफ सोर्सेस को समझते हैं जो कि है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। सो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड करता है। पहला है इंस्क्रिप्शंस एंड दूसरा है पपायरी। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है। सो इंस्क्रिप्शंस को हिंदी में अभिलेख कहा जाता है। जब वर्ड्स एंड लेटर्स को किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल स्टोन या फिर कोई मेटल, सो जब वर्ड्स एंड लेटर्स को हार्ड सरफेस के ऊपर
कर्व्ड किया जाता है, कर्व करना यानी कि उसको कट करके उसको खोद के लिखा जाता है, देन उसी को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। सो बेसिकली इंस्क्रिप्शंस वेर यूजुअली कट ऑन स्टोन, सो अ लार्ज नंबर सर्वाइव इन बोथ ग्रीक एंड लैटिन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंस्क्रिप्शंस बेसिकली स्टोन्स के ऊपर लिखा जाता था उसको कट करके। सो उस टाइम पीरियड यानी कि रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे वो आज तक सर्वाइव करते हैं, यानी कि आज तक वो अच्छे कंडीशन में है। उन सारे इंस्क्रिप्शंस में जो कुछ भी लिखा गया था उससे भी हमें रोमन एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। एंड वो सारे जो इंस्क्रिप्शंस थे वो बेसिकली 2 लैंग्वेज में लिखे गए थे, पहला था ग्रीक एंड दूसरा था लैटिन। सो आई होप कि आपको इंस्क्रिप्शंस का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट थिंग इंक्लूड होता है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस में वो है पपायरी। सो अब हम पपायरी को समझते हैं। सो बेसिकली पपायरस एक रीड लाइक प्लांट है। रीड लाइक प्लांट यानी कि एक टॉल प्लांट है। एंड ये जो पपायरस प्लांट है ये बेसिकली जो इजिप्ट में रिवर नाइल है उसके बैंक्स यानी कि उसके किनारे उगता था। सो पपायरस ये जो प्लांट है इसको रोमन एम्पायर के लोग रिफाइंड करते थे, इसको कन्वर्ट करके एक राइटिंग मटेरियल प्रोड्यूस करते थे, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिस पे आप लिख सकते हो। सो बेसिकली रोमन एम्पायर के लोग इस प्लांट के द्वारा ही एक राइटिंग मटेरियल प्रोड्यूस करते थे। एंड ये जो राइटिंग मटेरियल था वो उस टाइम पीरियड में बहुत ही वाइडली यानी कि बहुत ज़्यादा यूज होता था। सो इसी को पपायरस कहा जाता है। सो उस टाइम पीरियड के लोग बेसिकली पपायरस के ऊपर ही लिखा करते थे। So thousands of contracts, account, letters and official documents survive on papyrus. यानी कि करीब हजारों की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट, लेटर्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पपायरस के ऊपर ही लिखा जाता था। सो ये सारे जो सोर्सेस है इन सारे सोर्सेस से भी हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द रोमन एम्पायर। एंड वे लोग जो कि पपायरस को पब्लिश करते थे, पपायरस के ऊपर जो कुछ भी लिखा गया है उसको पढ़ते थे, उसको स्टडी करते थे। सो उन लोगों को, उन स्कॉलर्स को बेसिकली पपायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। सो विद दिस हमने दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सोर्सेस को भी समझ लिया। अब जो तीसरा ग्रुप ऑफ सोर्सेस है वो है मैटेरियल रिमेन्स। सो मैटेरियल रिमेन्स का मतलब क्या होता है? मैटेरियल के रिमेनिंग यानी कि मैटेरियल के अवशेष। सो बेसिकली मैटेरियल रिमेन इंक्लूड अ वेरी वाइड assortment of items that mainly archaeologists discover, यानी कि material remains में वैरायटी ऑफ आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है जिन सारे आइटम्स को आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा है बेसिकली थ्रू एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई करके या फिर सर्वे के दौरान। सो मैटेरियल रिमेन्स बेसिकली उन सारे आइटम्स, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है जिन सारे ऑब्जेक्ट्स को आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन करके डिस्कवर किया है। सो अब हम मैटेरियल रिमेन्स के भी कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सो इट इंक्लूड्स बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, यानी कि रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड में जो बिल्डिंग्स बनाए गए थे, जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, सो उन सारे जो बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स के रिमेनिंग्स है वही सारे रिमेनिंग्स मैटेरियल रिमेन्स के कैटेगरी में आते हैं। सो बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स के अलावा दूसरे तरीके के स्ट्रक्चर्स जैसे कि पोट्री, कॉइन्स, मोज़ेक एंड इवन एंटायर लैंडस्केप, सो ये सारे जो सोर्सेस है ये भी मैटेरियल रिमेन्स के ग्रुप में ही इंक्लूडेड होते हैं। सो आई होप कि आपको रोमन एम्पायर के सोर्सेस के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो पहला है टेक्सुअल सोर्सेस, दूसरा है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस एंड तीसरा है मैटेरियल रिमेन्स। सो विद दिस हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। Two powerful empires ruled over most of the Europe, North Africa and Middle East in the period between the birth of Christ and the early part of the 7th century. यानी कि जैसे क्रिस्ट के बर्थ से लेकर 7th सेंचुरी के अर्ली पार्ट के टाइम पीरियड के बीच में बेसिकली ऐसे 2 पावरफुल एम्पायर थे जिन्होंने ज़्यादातर यूरोप को, नॉर्थ अफ्रीका को एंड मिडिल ईस्ट को रूल किया था। सो बेसिकली अब हम जानेंगे कि वो कौन से 2 पावरफुल एम्पायर थे जिन्होंने बेसिकली इन तीनों कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल किया था। सो द 2 एम्पायर्स वेर दोज ऑफ रोम एंड ईरान, यानी कि पहला है रोमन एम्पायर एंड दूसरा है ईरानियन एम्पायर। सो ये 2 पावरफुल एम्पायर थे जिन्होंने बेसिकली यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका को एंड मिडिल ईस्ट एशिया को रूल किया था इस टाइम पीरियड के दौरान। सो द रोमन्स एंड द इरानियंस वेर राइवल। सो जो रोमन एम्पायर था एंड जो ईरानियन एम्पायर था वो एक दूसरे के राइवल्स थे। राइवल्स का मतलब होता है कंपटीटर या फिर ओपोनेंट। सो रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर
एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के ओपोनेंट थे। एंड आप देखेंगे कि ज्यादातर हिस्ट्री में ये दोनों जो एम्पायर है ये एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए ही नजर आएंगे। देयर एम्पायर्स ले नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों ही जो एम्पायर है, रोमन एम्पायर एंड इरानियन एम्पायर, ये दोनों ही एम्पायर एक दूसरे के बिल्कुल सामने है एंड सेपरेटेड ओनली बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट रन अलोंग द रिवर यूफ्रेट। एंड ये दोनों ही एम्पायर एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ एक पतली, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से सेपरेटेड है। एंड ये जो लैंड है ये बेसिकली रिवर यूफ्रेट से होते हुए गुजरता है। सो इस चीज को मैं आप लोगों को मैप के हेल्प से समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि रोमन एम्पायर एंड इरानियन एम्पायर कहाँ पे लोकेटेड था एंड कैसे वो एक दूसरे से सेपरेटेड थे। सो यू कैन क्लियरली सी इन दिस मैप द रोमन एम्पायर एंड द पर्शियन एम्पायर। सो बेसिकली इरानियन एम्पायर को ही पर्शियन एम्पायर कहा जाता है। सो जितना भी आप रेड कलर का पार्ट देख रहे हैं ये है रोमन एम्पायर एंड यहाँ पे जो आप ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हैं ये है इरानियन एम्पायर। सो दोनों ही एम्पायर की जियोग्राफिकल लोकेशन को हम दोबारा से मैप के हेल्प से समझेंगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये रोमन एम्पायर है एंड ये जो दूसरा ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हैं ये पर्शियन या फिर इरानियन एम्पायर है। सो यही दो पावरफुल एम्पायर थे जिन्होंने ज्यादातर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट एशिया को रूल किया था बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ बर्थ ऑफ क्रिस्ट एंड 7th सेंचुरी। सो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही जो ग्रेट एम्पायर है ये एक दूसरे के बहुत ही क्लोज में है एंड ये दोनों ही एम्पायर सिर्फ और सिर्फ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से सेपरेटेड है जो कि रिवर यूफ्रेट से होते हुए गुजरता है। सो रिवर यूफ्रेट के बारे में आप लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। सो बेसिकली रिवर यूफ्रेट वेस्ट एशिया में फ्लो करता है। सो जो रिवर यूफ्रेट है एंड रिवर यूफ्रेट के जो आसपास का लैंड का एरिया है वही एक सेपरेटर का काम करता है बिटवीन दिस टू ग्रेट एम्पायर। सो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग रोमन एम्पायर के बारे में ही पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत रोमन एम्पायर का जो राइवल, रोमन एम्पायर का जो दुश्मन था इरानियन एम्पायर, इसके बारे में भी जानेंगे। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका आर सेपरेटेड बाय अ सी दैट स्ट्रेचेस ऑल द वे फ्रॉम स्पेन इन द वेस्ट टू सीरिया इन द ईस्ट। सो आप मैप में देख सकते हैं ये जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है यूरोप एंड अफ्रीका, ये दोनों ही कॉन्टिनेंट एक दूसरे से एक सी के द्वारा सेपरेटेड है। सो ये जो सी है ये बेसिकली कहाँ तक फैला हुआ है? सो अगर आप वेस्टर्न साइड में देखेंगे देन ये सी स्पेन तक फैला हुआ है एंड अगर आप ईस्टर्न साइड में देखेंगे देन ये सी सीरिया तक फैला हुआ है। सो बेसिकली ये जो सी है यही एक सेपरेटर का काम करता है बिटवीन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। सो ये जो सी है इस सी का नाम है मेडिटेरियन सी एंड मेडिटेरियन सी को ही इवन द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर भी कहा जाता है। सो बेसिकली ये जो पूरा रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर के बीच में ये मेडिटेरियन सी लोकेटेड है। सो इसीलिए रोमन एम्पायर का हार्ट कहा जाता है ये मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट रोम डोमिनेटेड द मेडिटेरियन एंड ऑल द रीजन अराउंड दैट सी इन बोथ डायरेक्शन, नॉर्थ एज वेल एज साउथ। यानी कि अब रोमन एम्पायर का ये जो सी है ये हार्ट है रोमन एम्पायर का। सो बेसिकली रोम ही इस पूरे सी को कंट्रोल करते थे, इस पूरे सी के ऊपर डोमिनेट करते थे एंड इस सी के अलावा आसपास का जितना भी एरिया है, अगर आप नॉर्थन साइड में देखेंगे या फिर सदर्न साइड में देखेंगे, सो सी के आसपास का जितना भी एरिया है इन सारे एरियाज को भी रोम ही कंट्रोल करता था। यानी कि ये सारा जो एरिया है वो रोमन एम्पायर के ही कंट्रोल में था। सो अब हम रोमन एम्पायर के ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हैं, यानी कि रोमन एम्पायर के बाउंड्रीज को देखते हैं। सो अगर आप नॉर्दर्न साइड में देखेंगे, सो बेसिकली द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर वर फॉर्म्ड बाय द टू ग्रेट रिवर्स द राइन एंड डैन्यूब। सो रोमन एम्पायर का जो नॉर्थर्न बाउंड्री है वो दो ग्रेट रिवर्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है। सो आप यूरोप में देख सकते हैं, यहाँ पे रिवर राइन आपको दिख जाएगा एंड यहाँ पे आपको रिवर डैन्यूब दिख जाएगा। सो रोमन एम्पायर का जो नॉर्थर्न बाउंड्री है वो बेसिकली रिवर राइन एंड डैन्यूब तक फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम सदर्न डायरेक्शन की बात करें, सो टू द साउथ बाय द ह्यूज एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट कॉल्ड द सहारा।
सो बेसिकली अगर आप सदर्न साइड में देखेंगे देन रोमन एम्पायर जो ह्यूज, जो सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है, वहां तक फैला हुआ है. दिस वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वाज द रोमन एम्पायर. सो ये जो पूरा एरिया ऑफ लैंड आपको दिख रहा है, यही रोमन एम्पायर है. सो दोबारा से मैं आपको मैप में बहुत ही अच्छे से समझा देती हूँ कि रोमन एम्पायर किन किन टेरिटरी को इंक्लूड करता था. सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि रोमन एम्पायर 3 मेन कॉन्टिनेंट से मिलकर बना था. एंड कौन कौन से वो कॉन्टिनेंट थे? सो इट इंक्लूड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूरोप. यूरोप का ज्यादातर हिस्सा वो इंक्लूड करता था. इसके अलावा जो नॉर्थ अफ्रीका है, सो नॉर्थ अफ्रीका का भी हिस्सा वो इंक्लूड करता था. एंड उसी के साथ साथ वेस्ट एशिया में जो फर्टाइल क्रिसेंट का एरिया है, वो भी वो इंक्लूड करता था. सो रोमन एम्पायर बेसिकली इतने लार्ज एरिया में फैला हुआ था. सो अगर हम रोमन एम्पायर के बाउंड्रीज की बात करें, रोमन एम्पायर के ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, सो रोमन एम्पायर बेसिकली नॉर्थन साइड में यानी कि यूरोप में रिवर राइन एंड डैन्यूब तक फैला हुआ था. एंड रोमन एम्पायर सदर्न साइड में यानी कि अफ्रीका में सहारा डेजर्ट तक फैला हुआ था. अगर हम वेस्टर्न डायरेक्शन की बात करें, सो रोमन एम्पायर स्पेन तक फैला हुआ था. एंड अगर हम ईस्टर्न डायरेक्शन की बात करें, सो रोमन एम्पायर सीरिया तक फैला हुआ था. एंड मेडिटेरियन सी को हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर कहा जाता है, जो कि इवन एक सेपरेटर है बिटवीन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका. एंड रोमन एम्पायर ही इस पूरे सी को भी कंट्रोल करता था. साथ ही सी के आसपास में आपको जितना भी एरिया दिख रहा है, इन सारे एरियाज को भी रोमन एम्पायर ही कंट्रोल करते थे. सो इतने बड़े एरिया में रोमन एम्पायर फैला हुआ था. सो आई होप कि आपको रोमन एम्पायर के ज्योग्राफिकल लोकेशन को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, अब हम उसके बारे में देखते हैं. सो नेक्स्ट हमें ईरानियन एम्पायर के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बता रखा है कि ईरानियन एम्पायर किन किन एरियाज को इंक्लूड करता था. सो ईरान कंट्रोल द होल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन टू ईस्टर्न अरेबिया एंड समटाइम्स लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एज वेल. यानी कि ईरानियन एम्पायर कैस्पियन सी का जो सदर्न हिस्सा है, वहां से लेकर ईस्टर्न अरेबिया के एरिया को इंक्लूड करता था. एंड उसी के साथ साथ अफगानिस्तान का भी लार्जर पार्ट्स को इंक्लूड करता था. सो इसको भी एक बार हम लोग मैप के हेल्प से समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ईरानियन एम्पायर के ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी समझ में आ जाए. So in this map you can see the Iranian और the Persian Empire. So जैसे कि हमने फर्स्ट मैप में डिस्कस किया था कि जो रिवर यूफ्रेट है, जो कि बेसिकली वेस्ट एशिया में फ्लो करता है, सो ये रिवर ही एक सेपरेटर का काम करता था बिटवीन द 2 ग्रेट एम्पायर, रोमन एम्पायर एंड इरानियन एम्पायर. सो रिवर यूफ्रेट के लेफ्ट साइड में आप रोमन एम्पायर को देख सकते हैं एंड रिवर यूफ्रेट के राइट साइड में आप इरानियन एम्पायर को देख सकते हैं. सो अब हम इरानियन एम्पायर के बाउंड्रीज को देखते हैं. सो नॉर्थन साइड में जो आपको कैस्पियन सी दिख रहा है, सो कैस्पियन सी के साउथ से लेकर ईस्टर्न अरेबिया तक ईरानियन एम्पायर फैला हुआ था. इसके साथ साथ ये अफगानिस्तान का भी बहुत ज़्यादा पार्ट इंक्लूड करता था. सो आई होप कि आपको ईरानियन एम्पायर का भी ज्योग्राफिकल लोकेशन समझ में आ गया होगा. सो ये जो 2 ग्रेट एम्पायर था, रोमन एम्पायर एंड इरानियन एम्पायर, इन दोनों एम्पायर ने पूरे वर्ल्ड को ऑलमोस्ट डिवाइड करके रख दिया था. सो विद दिस हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है. सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप कि आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट पेज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट देन प्लीज कमेंट मी डाउन. एंड अगर आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आया देन प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ योर क्लासमेट एंड डू कमेंट कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. सो नाउ सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.